नमस्कार साथियों, इनकार्नेशन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे, आपकी पहली क्लास स्टार्ट करेंगे भूगोल। ठीक, कौन सा? भूगोल। तो भूगोल में हम आपका स्टार्ट करेंगे जो है, जैसे आपका पहला टॉपिक है सौरमंडल। तो सौरमंडल के बारे में अच्छे से जो है पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि भूगोल का ये आपका जैसे आज का ये पहला वीडियो है और आपका दूसरा वीडियो आएगा, एक आपका तीसरा वीडियो, यानी कि 3 वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि पूरा आपका भूगोल जो है ख़त्म हो जाए। ठीक, जैसे आपका एक वीडियो में क्या हमने संविधान ख़त्म कर दिया। ठीक, उसी प्रकार 3 वीडियो हम क्या करेंगे, भूगोल ख़त्म कर देंगे। उसी प्रकार हम 4 से 5 वीडियो हम आपका इतिहास ख़त्म कर देंगे। क्या ख़त्म कर देंगे? हिस्ट्री 4 वीडियो में। तो इस प्रकार आपके 3 से 4 वीडियो इस प्रकार पूरा आपका सामाजिक विज्ञान पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक, ऐसे ऐसे करके हम टॉपिक वाइज पूरा पढ़ के ख़त्म कर देंगे थ्योरी। फिर इसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारा कुछ अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका है सौरमंडल। तो सौरमंडल क्या होता है? देखिए, सौरमंडल आपका क्या होता है? सूर्य सहित उसके चारों तरफ घूमने वाले जो आकाशीय पिंड होते हैं और उस पिंडों का समूह आपका क्या कहलाता है? सौरमंडल। अब जैसे देखिए, सूरज यही है। अब सूरज के चारों तरफ कौन घूमता है? पृथ्वी घूमती है, बुध घूमता है, मंगल घूमता है, शुक्र घूमता है ना, बृहस्पति घूमता है, शनि घूमता है। ये सब जो ग्रह हैं और इनके जो आसपास जो जैसे चंद्रमा क्या पृथ्वी का उपग्रह है ना, तो उपग्रह भी और सभी जो आकाशीय पिंड है, इन सभी लोग जो होते हैं वे सूरज के चक्कर लगाते हैं। ठीक, ऐसे से चक्कर लगाते हैं। किस पथ में? आपका दीर्घवृत्ताकार पथ में। ठीक, तो आपके जो चक्कर जो लगाते हैं, ये आपके एक निश्चित समय में चक्कर लगाते हैं और अपने एक कक्षा में चक्कर लगाते हैं। जैसे पृथ्वी है तो यह जो है, यह किस कक्षा में? तीसरे वाले कक्षा में। इस प्रकार ऐसे ही करके चक्कर लगाएगी। ठीक, ऐसा नहीं है कि इस कक्षा में अगर पृथ्वी को चक्कर लगाना है तो इस वाले कक्षा में लगा देगी, नहीं। इनका एक अपना एक ऑर्बिट होता है कि वो उसी चक्कर में अपना जो है लगाएंगे, तभी वो अपने सही समय पे जो है अपना जो है पूरा टाइम से अच्छे से चक्कर पूरा लगा लेंगे, जितने समय में उन्हें लगाना है। ठीक, ये आपके होते हैं सौरमंडल के ग्रह। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं सूर्य। सूर्य क्या होता है? सूर्य एक तारा है। क्या है? सूर्य एक तारा है जिसे सौर परिवार का मुखिया कहा जाता है। जैसे हमारे परिवार में दादाजी मुखिया होते हैं, है ना, उसी प्रकार सूर्य के परिवार के जितने भी आकाशीय पिंड है उन सभी का जो है नेतृत्व कौन करता है, या मुखिया कौन है? आपका सूर्य। तो इसीलिए इसे सूर्य को क्या कहा गया? एक तारा कहा गया है। इसके बाहर का तापमान जो होता है, जैसे सूर्य जैसे है ऐसे ही चमक रहा है पूरा अच्छे से, तो इसका जो सूर्य का जो बाहरी जो तापमान, ये वाला तापमान है, ये आपका 6000 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर आप अंदर का इस तापमान की बात करेंगे तो ये लगभग 15 मिलियन, कितना? लगभग 15 मिलियन इसका डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। कितना? लगभग 15 मिलियन। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या होता है? सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। ये आपके फैक्ट याद करने वाली बात है। अब देख लेते हैं ग्रह क्या होता है। देखिए, ये थोड़ा रिवीजन टाइप का होगा, है ना, क्योंकि आप लोग तो कहीं ना कहीं तो आपने पहले पढ़ ही चुका है, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन किया है, तभी तो आप बीटीसी कर रहे हैं। ठीक, जैसे देखिए ग्रह किसे कहते हैं? तो ग्रह आपके वे आकाशीय पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं? परिक्रमा लगाते हैं, वे आपके ग्रह कहलाते हैं। अब देखिए, जैसे हम क्या लिखेंगे, परिभाषा में कैसे लिखेंगे? सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। इनमें खुद का प्रकाश नहीं होता है। ये जो है सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं या चमकते हैं। अब इनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कौन कौन सी? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब इनका ये कौन सा क्रम है? ये दूरी के हिसाब से है। कौन सा? दूरी के हिसाब से। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसमें सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आपका आकार के हिसाब से सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति है। ठीक, और सबसे छोटा ग्रह पूछा जाएगा तो आपका बुध है। ठीक, और सबसे दूर का ग्रह आपका वरुण है और सबसे नज़दीक का ग्रह बुध है। ठीक है, तो पूछा जाए क्वेश्चन में आपका ऐसा कौन सा ग्रह है या ऐसा कौन सा आकाशीय पिंड है जिस पर जीवन पाया जाता है, तो कौन सा है आपका?
एकमात्र ग्रह यही है पृथ्वी जिस पर जीवन पाया जाता है। ठीक, और पृथ्वी को जो है पृथ्वी जो है यह शुक्र की क्या है, बहन कहा जाता है। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं सूर्य तप। अब सूर्य तप किसे कहते हैं? सूर्य तप आपका एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो पृथ्वी की सतह पर आने वाले जो सभी विकिरण होते हैं, सूर्य से जो किरणें जो निकलती हैं, वह आपका सूर्य तप कहलाता है। लेकिन सूर्याभिताप क्या होता है? सूर्याभिताप आपका वह होता है जैसे सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं या ऊष्मा है, जो वातावरण द्वारा वह सोख ली जाती है। क्या कर ली जाती है? वातावरण उसे क्या करती है? सोख लेती है। उसे सूर्याभिताप कहते हैं। ठीक, ये आपका दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी चलिए अब देख लेते हैं पृथ्वी। पृथ्वी क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी तीसरे क्रम का ग्रह है। क्या है? तीसरे क्रम का ग्रह है। किसके हिसाब से? दूरी के हिसाब से। इस पर जीवन पाया जाता है, इसलिए इसे अनोखा ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनोखा ग्रह। इस ग्रह पर 71% पानी तथा 29% मतलब थल, यानी कि 71% जल और 29% थल पाया जाता है। इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 71% पानी है, तो पानी की मात्रा सबसे ज़्यादा है। क्योंकि पानी जो है आपका जब दूर से देखने पर हल्का हल्का नीला प्रतीत होता है, इसलिए इसे जो है नीला ग्रह भी कहा जाता है। इनका एक उपग्रह भी है जिसका नाम क्या है? चंद्रमा। क्या है? चंद्रमा। सूर्य से इनकी दूरी लगभग 14.98 करोड़ किलोमीटर है। कितनी दूरी है सूर्य से पृथ्वी की दूरी? 14.98 करोड़ किलोमीटर, या आप 15 करोड़ किलोमीटर लगभग कह सकते हैं। ठीक, सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? लगभग 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। या आपका आप 500 सेकंड भी कर सकते हैं। कहीं कहीं पे आपका 8 मिनट करके इसके बाद 20 सेकंड दिया रहता है, 20 सेकंड, या आपका 18 सेकंड भी दिया रहता है कहीं कहीं पे किताब में। तो हम मान के चलते हैं 500 सेकंड, है ना। तो 500 सेकंड में क्या करते हैं, इसमें हम भाग देते हैं किससे? आपका 60 से। तो एक जीरो कट जाएगा, आपका हो जाएगा। और आपका 6 से करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 6 8 48 और 6 8 48, आप कितना हो जाएगा? 48 हो गया। यहाँ पर बचेगा 2, दशमलव बढ़ा देंगे 20 बार, यानी कि यहाँ पे देखिए 8 मिनट 20 सेकंड ऐसे आ रहा है। ठीक, अगर मान लीजिए थोड़ा सा और भाग ले जाए तो कितना हुआ? 6 3 18। ठीक, अब ये जो है इसको हम क्या करेंगे? इसको हम जो है 60 से, जब मान लीजिए अगर हम इसको 60 से अगर मान लीजिए हम डिवाइड करें 60 में, तो 6 3 यानी कि आपका 20 ही सेकंड आ रहा है। ठीक है, तो ये आप लगभग मान के चलिए 8 मिनट 20 सेकंड या आपका 8 मिनट 16 सेकंड, आप दोनों सही, या 8 मिनट 18 सेकंड, यह आपका तीनों सही है। आपका जो ऑप्शन दिया रहेगा आपका वही आप टिक लगा देंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लेते हैं? 23 घंटा 56 मिनट, या लगभग इसे हम कह सकते हैं 24 घंटे भी लेती है। कितने समय लेती है? 24 घंटे लेती है। अब देखिए 23 घंटा 56 मिनट की क्या कहानी है। 23 घंटा 56 मिनट ऐसे कर करके अगर हम 4 बार अगर मतलब ऐसे 4 साल अगर हम पूर्ण कर देंगे, तो आपका लगभग 4 साल में एक दिन हमारा क्या होता है? बढ़ जाता है। वो कौन सा दिन बढ़ता है? जो ये 1 घंटा जो यहाँ पे जो है, जिसे 1 घंटा पूर्ण हो नहीं, 24 तो पूर्ण हो नहीं रहा है, आपका 56 मिनट ही तो है। लेकिन इसमें का जो 4 मिनट है यह तो बाकी रह जा रहा है, ये हर दिन। तो जब हर दिन बाकी रह जा रहा है तो यह जो है 4 साल में यह आपका लगभग 24 घंटा बना लेता है। कितना? और आपका 1 साल में आपका 6 घंटा बना लेता है। जब आपका 1 साल में 6 घंटा बना लेता है, तब आपका 4 साल में कितना बना लेगा? 24। जब 24 बना लेगा तो आपका 1 दिन के बराबर हो जाएगा। तभी आपका जाके कहीं कहीं पे आपके 4 साल बाद जो है यह आपका 365 दिन आपका 366 दिन में बदल जाता है। ठीक, चलिए इतनी बात समझ में आई, ये है कॉन्सेप्ट इसका। अब देखिए उपग्रह क्या होता है। वे आकाशीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उपग्रह कहलाते हैं। जैसे पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा,
तो ये आपका उपग्रह हो गया। अब थोड़ा सा चंद्रमा के बारे में देख लेते हैं। चंद्रमा एक उपग्रह है, इनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, यह भी सूर्य के प्रकाश से ही क्या होते हैं, प्रकाशवान होते हैं या प्रकाशित होते हैं। यह पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष के बारे में। ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष क्या होता है? जब चंद्रमा पर प्रकाश बढ़ता है, क्या होता है, जब चंद्रमा पर प्रकाश बढ़ता है तो उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं, और जब चंद्रमा पर प्रकाश घटता है तब उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। यह 15 दिन का शुक्ल पक्ष तथा 15 दिन का कृष्ण पक्ष होता है, जिसे हम लोग कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में उजियारा और अंधियारा। नहीं, हम लोग कहते हैं कि जो है अंधेरे में जो है गेहूँ वगैरह जो है रखा जाता है भूसा में जो है, या कहीं ऐसी जगह जहाँ पे जिसमें घुन ना पड़े, ऐसा आम बोलचाल की भाषा में हम लोग गाँव में जो है बताया जाता है। तो क्या होता है आपका 15 दिन क्या होगा, चंद्रमा पे जो क्या होगा, चंद्रमा आपका पूरा दिखेगा, चंद्रमा आपका चमकेगा। क्या होगा, चमकेगा, क्योंकि इस पर जो है पूरा जो सूर्य का प्रकाश पड़ेगा। लेकिन 15 दिन आपका पूरा अंधेरा रहेगा, पूरा अंधेरा रहेगा। ये आपका कैसे होता है, देखिए, पूरा अंधेरा एक दिन होता है और पूरा जो है चंद्रमा एक दिन चमकेगा। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट को हम पूरा समझा देते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक सूर्य है, देखिए यहाँ पे देखिए हम इसको बना रहे हैं। जब यहाँ से जब कीड़े ऐसे आएगी पृथ्वी पर, है ना, ये आपका पृथ्वी है, यहाँ पे अर्थ लिख दे रहे हैं। यहाँ से कुछ टकराएगी तो इसके बाद जाएगी चंद्रमा पर। यहाँ पे मान लीजिए चंद्रमा है, मून, मून मतलब होता है चंद्रमा। तो यहाँ से कुछ टकरा के तो इतना भाग तो जाएगा, इतना भाग तो चमकेगा, यही इतना भाग। देखिए अब थोड़ा सा हम इस चीज़ को हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं और इतना केवल इस चीज़ को दिखाते हैं। ठीक, तो हम क्या करते हैं, एक बार फिर से मून को बना लेते हैं इस तरह। मून, जब सूर्य की किरण आएगी तो केवल इतने दिखेगा, ये इतने है ना, बाकी ये जो पीछे वाला ये जो भाग है इस पर तो सूर्य की किरण पड़ेगी नहीं। जब सूर्य की किरण नहीं पड़ेगी तो आपका चंद्रमा केवल इतना ही चमकेगा ना, तभी जैसे लगता है चंद्रमा चाँद की तरह होता है ना, चाँद ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही देखिए। फिर इसके बाद जब ये सूर्य की किरण थोड़ा सा इधर पड़ने लगती है, थोड़ा सा इधर पड़ने लगती है, तो ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है, फिर थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है जब सूर्य की किरण और सीधी पड़ने लगती है। ठीक, इसी प्रकार ऐसे करते 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 एक दिन ऐसा आता है, एक दिन आपका सूर्य की किरण टोटल पूरा इसी जो चंद्रमा पर पड़ने लगती है। ठीक है, पृथ्वी पर यहाँ पे बहुत कम टकराती हैं। तो उस दिन पूरा सूर्य जो है, सॉरी, इस दिन चंद्रमा जो ये जो चंद्रमा है, इस दिन चंद्रमा ये पूरा चमकेगा। क्या होगा, पूरा चमकेगा। जिस दिन पूरा रात जो क्या होगा, उजाला। जब आप पृथ्वी पर से जब यहाँ से जब आप देखेंगे इस पर, तो अब कभी कभी आपको लगता होगा कि पूरी रात क्या पूरा उजाला लग रहा है ना अर्थ पर। जब आप अर्थ पर से देखेंगे चंद्रमा को तो क्या होगा, पूरा उजाला लगेगा। तो उस दिन क्या होता है, एक दिन पूरा जो चमकेगा और एक दिन पूरा पूरा दिखेगा ही नहीं। ये ऐसी घटना महीने में 2 बार होती है। ठीक, तो ये आपका हो गया शुक्ल पक्ष और आपका हो गया कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष कब होता है, जब चंद्रमा पर प्रकाश घटने लगता है, और जब कृष्ण पक्ष कब होता है, सॉरी, जब चंद्रमा पर प्रकाश जब बढ़ जाता है, यानी कि जब चंद्रमा चमकने लगता है तो आपका चलता है शुक्ल पक्ष, और चंद्रमा जब काला होने लगता है, धीरे धीरे कम दिखाने लगता है, तो आपका कृष्ण पक्ष होता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अगले पॉइंट पर। चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन है, नील आर्मस्ट्रांग है। ये आपके विदेश के हैं। तथा आपके भारतीय व्यक्ति पहुंचने वाले सबसे पहले आपके कौन है, राकेश शर्मा है। ठीक है, चलिए अब देखिए चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं। चंद्र ग्रहण समझिए, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब आपका क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण आपका जो होता है पूर्णिमा के दिन होता है। तो अब कैसे होता है, सूर्य की किरणें देखिए, आपकी सूर्य की किरणें यहाँ पड़ रही है पृथ्वी पर, पृथ्वी आपके बीच में आ गई तो चंद्रमा का ये भाग क्या हो जाएगा, पूरा काला हो जाएगा, चंद्रमा उस दिन नहीं दिखेगा। ठीक, अब यही जो हल्का सा सूर्य, हल्का सा पृथ्वी अगर यही हल्का सा नीचे होती तो ये वाली कीड़े इस पर जाते कि नहीं, ये वाली कीड़े हल्का सा सूर्य के जाता ना इस पर, तो हल्का सा चंद्रमा क्या होता, दिखने लगता। तो यह स्थिति आपको क्या कहलाता है, चंद्र ग्रहण कहलाता है। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं सूर्य ग्रहण।
सूर्य ग्रहण क्या होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। क्या आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है। तब आपका चंद्रमा आ जाता है जब, तब उस समय आपका सूर्य ग्रहण कहलाता है। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। कब होता है? अमावस्या के दिन। अब देखिए, अभी पृथ्वी यहाँ पे थी, अब यहाँ पे आ गई है, तो यानी कि ये क्या करते हैं, आपस में फेरबदल कर लेते हैं। पृथ्वी आपका जब यहाँ पे आ जाती है और चंद्रमा आपका यहाँ पे चला जाता है, तब आपका चंद्र ग्रहण हो जाता है। और जब चंद्र ग्रहण जब चंद्रमा आपका बीच में आ जाता है पृथ्वी और सूर्य के, तब आपका सूर्य ग्रहण हो जाता है। ठीक, बात समझ में आई? क्योंकि मानव तो यहीं पे रहेगा ना, यही तो आदमी देखेगा, यहीं से देखेगा, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सूर्य ग्रहण। जब चंद्रमा बीच में आ जाएगा तो क्या सूर्य दिखेगा? नहीं देख पाओगे। आप यहीं से तो देखोगे इसको, ऐसे देखोगे तो क्या देख पाओगे? आपको सीधे सी चंद्रमा दिखेगा, है ना, सूर्य तो दिखेगा ही नहीं। तो उस दिन क्या होता है, उस दिन आपका सूर्य ग्रहण होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे चंद्र ग्रहण की स्थिति में, तो पृथ्वी के यहाँ जो आप देखेंगे तो चंद्रमा पर थोड़ा सा भी प्रकाश नहीं जा पाता है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश टोटल आपका पृथ्वी पर ही आता है, तो इस टाइम चंद्रमा पर ग्रहण मतलब लग जाता है। ठीक, तो ये आपका होता है चंद्र ग्रहण। एकदम कंसेप्ट क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के प्रमुख मंडल। देखिए, ये आपका चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। पृथ्वी के प्रमुख मंडल। तो पृथ्वी के कितने मंडल हैं आपके? 4 मंडल हैं आपके। स्थल मंडल है, जल मंडल है, वायुमंडल है, जैव मंडल। सबसे पहले ऐसे मुजबानी ऐसे समझ लीजिए। स्थल मंडल क्या होता है? स्थल मंडल वह आपका होता है जो पृथ्वी पर जितने भी स्थल भूभाग हैं, जिस पे जीव जंतु पेड़ पौधे रहते हैं, वे आपका स्थल भाग है। ठीक, और जल भाग क्या होता है? पृथ्वी का वह भाग जिसमें केवल जल पाया जाता है, जिसमें नदियाँ हो जाता है, आपका समुद्र हो जाता है, आपका झील हो जाता है, ये सब जो स्थान घेरे हुए है, यह आपका जल मंडल कहलाता है। ठीक, इसके बाद तीसरा आपका आता है वायुमंडल, जो पृथ्वी के बाहरी जो भाग है, जिसमें गैसों का मिश्रण पाया जाता है, या वायु पाया जाता है, या हवा पाया जाता है, वह आपका वायुमंडल कहलाता है। और इसके कई परतें पाई जाती हैं, 5 परतें पाई जाती हैं, अभी हम देखेंगे। ठीक, इसके बाद जैव मंडल क्या होता है? जैव मंडल वह मंडल होता है जिसमें सभी जीव जंतुओं का समावेश होता है, जिसमें आपका स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल सभी तीनों का मिक्सचर पाया जाता है, वह आपका जैव मंडल कहलाता है। ठीक, चलिए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे स्थल मंडल। स्थल मंडल को देखते हैं। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत या सतह को ही स्थल मंडल कहते हैं। यह विभिन्न प्रकार के चट्टानों से मिलकर बना होता है। ठीक, स्थल मंडल पृथ्वी का 1/3 भाग ही कवर करता है, क्योंकि 1/3 भाग यानी कि लगभग 29% या 30%, इसलिए इसे यहाँ पे हम लगभग लिख सकते हैं। क्या? पृथ्वी का लगभग 1/3 भाग कवर करता है ना। यहाँ पे अगर आप लगभग लगा देंगे थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। ठीक, लगभग 1/3 भाग कवर करता, तथा 2/3 भाग जल मंडल है, यानी कि 71% है ना जल भाग, तो इसे कहते हैं 2/3 भाग जल मंडल लगभग। यह जल मंडल 5 महासागरों तथा स्थल मंडल 7 महाद्वीपों में क्या है? विभक्त है। कैसे कैसे? सबसे पहले स्थल मंडल हम देख रहे हैं, तो हम स्थल मंडल महाद्वीप को देखेंगे। स्थल मंडल पे कितने महाद्वीप हैं आपके? स्थल मंडल पे आपके टोटल 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन से 7 महाद्वीप हैं? एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ये आपके टोटल 7 महाद्वीप है। ठीक, क्या है? 7 महाद्वीप है। इनकी संख्या कितनी है? 7। और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक, चलिए और अब हम आगे देखते हैं जलमंडल। जलमंडल क्या होता है? पृथ्वी के 2/3 भाग पर क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है, या 71% जल होता है, जिसमें सभी जलीय जीव रहते हैं। कौन कौन से जलीय जीव होते हैं? जैसे आपका मछली हुआ, मगरमच्छ हुआ, घड़ियाल हुआ, ये सब क्या होते हैं? पानी में ही तो रहते हैं। धरातल पर उपस्थित जलयुक्त भाग जैसे झील, नदी, महासागर आदि, ये सब जो होते हैं, ये सभी को जलमंडल कहा जाता है। इन सभी को क्या कहता है? जलमंडल कहा जाता है। तो पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? पृथ्वी पर कुल 5 महासागर हैं। कौन कौन से? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर,
हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, आर्कटिक महासागर। ठीक, अब देखिए इसमें पूछा जाता है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, सबसे छोटा महासागर कौन सा। तो ऑब्जेक्टिव में सबसे बड़ा महासागर आपका कौन सा है, प्रशांत महासागर, और सबसे छोटा महासागर आपका आर्कटिक महासागर। ठीक, बात इतना समझ में आ गई। देखिए आप लोग परेशान ना होइएगा, ये थोड़ा सा रिवीजन क्लास है। अगर आपने कहीं पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा तब भी अगर आप 2 बार देखेंगे वीडियो को तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, हमने वो चीज़ें केवल लिया है जो हूबहू डायरेक्ट पेपर में आपके छप जाए, यानी कि उतना ही हमने लिया है कि पेपर में क्वेश्चन पूछे, बस इतना आपने उत्तर लिखा, बस आपको 2 नंबर मिला तुरंत। ठीक, और इससे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन जितना हम करवा दे रहे हैं। ठीक, इससे बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब तीसरा आपका है वायुमंडल। वायुमंडल क्या होता है, पृथ्वी के चारों ओर से घेरे हुए जो गैसों का आवरण होता है वह आपका वायुमंडल कहलाता है। यह आवरण समुद्र तल से लगभग 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है। वायुमंडल में विभिन्न गैसें पाई जाती हैं, जैसे आपका कौन कौन सा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब गैसें जो है वायुमंडल में पाई जाती हैं। आपका इसमें थोड़ा बहुत मीथेन भी पाई जाती है ना, तो मतलब बहुत सारी अन्य गैसें भी पाई जाती हैं, लेकिन मेन रूप से आपका ऑक्सीजन पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक, चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अभी आगे अब हम जो है थोड़ी सा वायुमंडल की परतों के बारे में देख लेते हैं। वायुमंडल कितनी परतें होती हैं, 5 परतें होती हैं। कौन कौन सी, पहला आपका हो जाएगा क्षोभ मंडल। कौन सा हो जाएगा, क्षोभ मंडल, जिसमें सभी मौसमी घटनाएं घटती हैं। इसके बाद आपका समताप मंडल आपका है, इसके बाद मध्य मंडल, इसके बाद आयन मंडल, इसके बाद वायुमंडल। ठीक, यहाँ पे देखिए हवाई जहाज़ यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा गया है, यहाँ पे मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो होता है समताप मंडल में आपका ओजोन परत पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ओजोन परत पाया जाता है। मध्य मंडल में आपका क्या, तापमान में कमी होती है, बिल्कुल एकदम तापमान में कमी होता है और तापमान बिल्कुल स्थिर होता है। इसके बाद आयन मंडल में क्या होता है, अंतरिक्ष यान जो होते हैं सभी छोड़े जाते हैं। और वायुमंडल जिसे हम लोग एक्सोस्फीयर या एक्सोस्फीयर भी कह सकते हैं। अभी इसका हम सारा पूरा एक्सप्लेन जो है अभी आगे सारा कुछ आपका अगले वीडियो में हो सकता है मिले आपको। ठीक है, चलिए यहाँ पे ज़्यादा हम डिस्क्राइब नहीं किए इसीलिए। चलिए अब आपका आता है चौथा जैवमंडल। जैवमंडल धरातल पर स्थित ऐसा भाग है जहाँ पर जल वायु एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, वह आपका जैवमंडल कहलाता है। जैवमंडल पर जीव बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे आपके मनुष्य हैं, कुत्ता हुए, बिल्ली हुआ, ये सब क्या, ये सब जैवमंडल में आपके पाए जाते हैं। इसके बाद आपका अगला चैप्टर होता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। क्या, पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा शैल। शैल मतलब क्या होता है, चट्टान। क्या होता है, चट्टान। अब हम लोग आंतरिक संरचना सबसे पहले देख लेते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6370 किलोमीटर है। क्या, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, अगर इसका हम लोग ऐसे काटेंगे तो ये आप क्या हो जाएगी, ये आपकी त्रिज्या हो जाएगी। इसकी लंबाई कितनी है, 6370 किलोमीटर। अगर पूछा जाएगा इसका व्यास कितना है, तो इसका व्यास ये आपका दुगना हो जाएगा, लगभग 12700 कुछ मतलब किलोमीटर आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम क्या करते हैं, पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचना असंभव है। क्या है, असंभव है, क्योंकि वहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ का तापमान क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, इसलिए बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ के जो होते हैं तापमान बहुत ज़्यादा होने से क्या होता है, वहाँ में जो मैग्मा जो होते हैं वो सब जितने भी जैसे ठोस पदार्थ हैं वो सब मेटल वगैरह जो धातु वगैरह है वे सब बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में है। कैसे फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। इसके बाद जो है इस आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, आपका भूपर्पटी हो गया, इसके बाद मेंटल हो गया, फिर हो गया क्रोड। सबसे पहले हम लोग देखते हैं भूपर्पटी। भूपर्पटी क्या होता है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं। यह परत अन्य परतों की तुलना में पतली होती है तथा इनकी औसत मोटाई लगभग 33 किलोमीटर होती है। आपका कहीं कहीं पर 33 मिलेगा, कहीं कहीं पे आपका 35 भी मिलेगा। ठीक,
तथा समुद्र या महासागर में इनकी मोटाई लगभग 5 किलोमीटर होती है। जैसे मान लिया जाए कि कोई मान लीजिए जैसे ये पृथ्वी है ऐसे ही, तो यहाँ तक क्या हुआ, यहाँ तक ये आपकी 33 किलोमीटर है, 33 किलोमीटर। अब पता लग रहा कि यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर 20 किलोमीटर क्या है, ये आपका सागर है। क्या है? महासागर। महासागर। तो क्या ये जो इसकी जो इतनी जो ऊंचाई है ये आपका लगभग क्या हो जाएगी, लगभग 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर यही तो होगा ना। तो सबसे जो कम ऊंचाई आपकी, सबसे कम मोटाई आपकी 5 किलोमीटर। बात समझ में आई? ये कहाँ से 5 किलोमीटर आपका आया है। इस क्षेत्र में यसाई यानी कि सियाल, एल मतलब एल्युमिनियम, आपका क्या होता है, आपकी दो मतलब पाई जाती है, एल्युमिनियम और सियाल। इसीलिए इसे जो है क्या कहा जाता है, सियाल, है ना। यहाँ पे यसाई पाया जाता है और एल आपकी ये धातुएं पाई जाती हैं। इसके बाद आपका मेंटल आपका है। मेंटल में क्या होता है, पृथ्वी की भूपर्पटी के बाद की जो संरचना होती है वह आपकी मेंटल कहलाती है। यह लगभग 2900 किलोमीटर तक विस्तृत है। कितना? 2900 किलोमीटर तक विस्तृत फैली हुई है। इस क्षेत्र में सिलिका और मैग्नीशियम भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिलिका और मैग्नीशियम भी पाया जाता है। इसलिए इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहता है, सीमा भी कहा जाता है। ठीक, अभी हम चित्र के माध्यम से भी बताएंगे। ठीक है, एकदम बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। इसके बाद क्रोड क्या होता है, यह पृथ्वी की सबसे भीतरी एवं आंतरिक संरचना होती है जो निकिल एवं लोहे की मात्रा इसमें अधिक पाई जाती है। इसलिए इसे निफे भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निफे भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। चलिए अब हम लोग इसका देख लेते हैं। देखिए यह है चित्र पृथ्वी का। ये क्या है, यह एक आपका एक काट है। क्या है? काट है। तो हम लोग दूसरा कलर ले लेते हैं। इसके बाद देखिए ये आपका क्या है, ये आपका भूपर्पटी है। इसके बाद देखिए इसका जो कितना हमने बताया है, लगभग 33 किलोमीटर, और इसका हमने कितना बताया है, 2900 किलोमीटर। ठीक, इसके बाद जो बचा हुआ जो भाग है ये आपका क्रोड कहलाता है। यहाँ पर ये सब क्या लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा मतलब होता है। जब आप जैसे अगर आप 32 मीटर जाएंगे, क्या 32 मीटर, अगर आप यहाँ से अगर पृथ्वी से अगर हल्का सा नीचे 32 मीटर अगर आप लोग गए ना, आप क्या हो जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, तापमान बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप वहीं अगर वायुमंडल में जाएंगे तो आपका 165 आपका मीटर, सॉरी 165 आपका मीटर जाना पड़ेगा। 165 मीटर में जाने पे आपका 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता है, घटता है। लेकिन अगर आप पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो आपका 32 मीटर जाने पर ही आपका 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। तो क्या आप कहेंगे हमेशा 32 डिग्री जाने पर? नहीं, जब उसके और अंदर जब धीरे धीरे जाएंगे तो यह दूरियां कम बेसी भी होती रहती हैं। ये दूरियां फिर बढ़ जाएंगी। शुरुआत में 32 डिग्री रहता है, ठीक, फिर धीरे धीरे आपका 33 हो जाएगा, फिर 35 हो जाएगा, फिर इस तरह बढ़ता रहेगा। फिर लेकिन लास्ट में एक ऐसा टाइम आएगा आपका कि जो है तापमान इतना ज़्यादा, यहाँ पे सॉरी हमने थोड़ा सा उल्टा बता दिया। जैसे देखिए यहाँ पे क्या 32 डिग्री है ना, तो 32 मीटर जाने पे जैसे आपने यहाँ से यहाँ तक 32 मीटर आया, 32 मीटर आने पे क्या हुआ, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ गया। तो अगर आप और नीचे जब जाएंगे तो आपका 30 मीटर पर ही 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा। फिर और नीचे जाएंगे तो फिर आपका जो 25 मीटर पर ही 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा। ऐसे ही जितना नीचे आप आएंगे पृथ्वी के अंदर वो तापमान बढ़ता हुआ चला जाए। एक समय ऐसा तापमान आएगा यहाँ पे सारी चीज़ें पिघल के जो क्या होती है, पानी हो जाता है। क्या होता है? पानी हो जाता है, चाहे कोई धातु हो चाहे कुछ भी हो। इसलिए पृथ्वी के क्रोड तक पहुँचना क्या होता है, असंभव होता है। इसलिए आप जानते हैं, हम आपको एक चीज़ और बता दे रहे हैं, अभी तक बोर जो होता है जिसे हम लोग बोरिंग कहते हैं, कि पृथ्वी के अंदर लगभग 18 किलोमीटर तक ही हो पाई है। कितना हो पाई है? 18 किलोमीटर तक हो। ये भी आपका रूस में हुआ है। कहाँ? रूस में हुआ। इसके अंदर जो है आपका हो ही नहीं पाता, क्योंकि जो होता है मशीन काम ही नहीं कर पाती है, उसको मतलब नचा ही नहीं पाती है ना। इसके बाद इसका तापमान बढ़ने लगता है, फिर वो चीज़ें पिघल के जो है टूटना स्टार्ट हो जाती है। ठीक, इसलिए चलिए आगे बढ़ें। अब इसका इस तरह बताएंगे तो थोड़ा ये बहुत ज़्यादा आपका डीप हो जाएगा। ठीक है,
फिर हमें बताने नहीं कोई दिक्कत है इसलिए, लेकिन आपको उतना बस बताएंगे जितना आपका डीएलएड में आ जाए। ठीक, अब देखिए शैल या चट्टानें क्या होती हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में रॉक्स कहते हैं। पृथ्वी की क्रस्ट भूपटल पर मिलने वाली सभी मुलायम या कठोर जो पदार्थ होते हैं वे आपके चट्टान कहलाते हैं। अब चट्टान को भी कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में आपका, जैसे आग्नेय शैल, अवसादी शैल और रूपांतरित शैल। अब देखिए पहले कंसेप्ट को समझ लीजिए, फिर इसके बाद थ्योरी देखते हैं। आग्नेय शैल आपके वही होते हैं जो आपके ज्वालामुखी या भूकंप के कारण जो आपके जब ज्वालामुखी जब फूटता है तो उद्गार वहाँ से होता है, तो वहाँ से जो लावा जो आपका आता है वह आपका जो लावा जो होता है वह आपके जो होते हैं जब ठंडा हो जाता है तो वह आपका आग्नेय शैल का रूप रख लेता है। ठीक, फिर इसके बाद ताप दाब पड़ने पर इसके बाद धीरे धीरे वो चट्टानें टूटकर जो है अवसादी में बदल जाती हैं, वह आपके अवसादी चट्टान हो जाती हैं। फिर वही अवसादी चट्टानें जो होती है जब अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं, अवसादी चट्टान जब आपका संगमरमर, चूना पत्थर इस सब में जब बदल जाती है तो इनका एक रूप परिवर्तित कर लेती हैं, या इसे हम कायांतरित चट्टानें भी कहते हैं। तो यह आपका रूपांतरित शैल कहलाता है। ठीक, अब चलिए एक एक करके देखते हैं। पहले आपका आग्नेय शैल, आग्नेय शैल के बारे में देखते हैं। देखिए आग्नेय शैल का निर्माण पृथ्वी के अंदर लावा तथा मैग्मा के ठंडा होने से होता है। ये चट्टानें अत्यधिक कठोर होती हैं तथा इसे प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। अब देखिए आग्नेय शैल को क्या कहते हैं, प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, ये बिल्कुल आने की संभावना है। ठीक है, आग्नेय चट्टान रवेदार होती हैं, इसमें परत तथा जीवाश्म नहीं पाया जाता। ठीक है, इसमें क्या होता है, जीवाश्म नहीं पाते, ये परत टू परत के रूप में नहीं होती हैं। ठीक, ये आपका हो गया आग्नेय शैल। अब इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, जैसे आपका ग्रेनाइट, ग्रेनाइट के चट्टान कौन सी चट्टान है आप कहलाएंगे, आग्नेय शैल के उदाहरण है। बेसाल्ट के चैन, बेसाल्ट भी आपका आग्नेय शैल का उदाहरण है, और डोलोराइट भी आपका आग्नेय शैल का उदाहरण। ये आप ग्रेनाइट बेसाल्ट जरूर रख लीजिए क्योंकि ये जो है आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। चलिए अब आपका आ जाता है अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान देखिएगा, अवसादी चट्टान वे चट्टानें होती हैं जो आग्नेय चट्टान के अपरदन व निक्षेपण के बाद होता है, जैसे जीव जंतुओं के जमाव के फलस्वरूप निर्मित चट्टानें अवसादी चट्टान कहलाती हैं। जैसे देखिए जब धूप पड़ती है, ताप पड़ता है, वर्षा पड़ता है तो क्या होता है, अपक्षय और अपरदन के कारण जो चट्टानें टूट फूट कर जो नीचे घिसक कर आ जाती हैं, उनके नीचे पेड़ पौधे जब दब जाते हैं या कोई भी जीव जंतु जो दब जाते हैं तो ये चट्टानें आपके अवसादी चट्टान कहलाती हैं। ठीक, इन चट्टानों में परत पाई जाती है, क्या पाई जाती है, परत पाई जाती है, तथा इसे जीवाश्म भी इसमें पाया जाता है। इसमें कौन कौन चट्टानें आपका हो जाएगा, जैसे आपका बलुआ पत्थर वाला हो जाएगा, जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, ये सब जो पत्थर होते हैं ये आपके अवसादी चट्टान के उदाहरण हैं आपके। ठीक, चलिए समझ में आ रहा है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब चलिए हम देख लेते हैं रूपांतरित चट्टानें। क्या, रूपांतरित चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें क्या होती हैं, रूपांतरित चट्टानें का अर्थ होता है कि जिनका रूप बदल जाए। अब रूप कैसे बदलेगा, ताप के कारण, दाब के कारण, वर्षा के कारण, या जितने भी उसमें आंतरिक हलचल, बाह्य हलचल, इन सभी के कारण रूप में क्या होता है, परिवर्तन होता है। जैसे देखिए ऐसी शैल जिनमें ताप दाब के कारण आग्नेय एवं अवसादी चट्टानें रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान में बदल जाती हैं उसे रूपांतरित चट्टान कहते हैं या कायांतरित चट्टान कहते हैं। ठीक, जैसे आपका संगमरमर, एंथ्रेसाइट कोयला, ग्रेफाइट, नीस, ये सब क्या है, ये सब रूपांतरित चट्टान के क्या उदाहरण हैं। ठीक, चलिए उदाहरण जरूर याद कर लीजिएगा, आपका बहुत पूछता है। धरातल को बदलने वाले कारक। अब जो धरातल कौन कौन से कारक बदल सकते हैं, तो आपके मुख्यतः 2 कारक है, एक आपके आंतरिक कारण है, एक आपके बाह्य बल। जो बल लगता है वो बल के कारण जो बदलता है। सबसे पहले देख लेते हैं वे कारक जो भूपटल के बनने व बिगड़ने में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देते हैं उसे हम धरातल को बदलने वाले कारक कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से कारक आपके हो जाएंगे, अपक्षय हो जाएगा, अपरदन हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आंतरिक कारक।
आंतरिक कारक में सबसे पहले देखते हैं आंतरिक कारक में कौन कौन से आपका हो जाएगा। सबसे पहले आपका हो जाएगा जिन शक्तियों या बलों की उत्पत्ति भूगर्भ में होती है। क्या होती है? मतलब पृथ्वी के अंदर जो शक्तियों हलचल होती है और उसके प्रभाव से भूपटल पर दिखने को जो मिलता है उन्हें हम आंतरिक बल कहते हैं। ठीक। और दीर्घकालिक बल क्या होता है? पृथ्वी के अंदर ऐसी हलचल होती है जिससे जो प्लेटें सरकती हैं, पृथ्वी की जो प्लेटें होती हैं वह प्लेटें जब सरकती हैं तो महाद्वीप अलग अलग होने लगता है। जैसे एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, ये सब पहले एक में था लेकिन अब जो अलग अलग हो गया। यह क्यों हो गया? यह दीर्घकालिक जो है आंतरिक जो है हलचल हुआ, बल पड़ा पृथ्वी के अंदर जो है, तब ऐसा हुआ। यह कई वर्षों में होता है, इसलिए इसे जो है दीर्घकालिक बल भी कहते हैं। ठीक। चलिए अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं पर्वतकारी बल, पर्वत निर्माणकारी बल, यानी कि किस कारण जो है पर्वतों का निर्माण होता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऐसी हलचल होती है जो क्षैतिज दिशा में होती है, जिसके कारण फलस्वरूप पर्वतों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? पर्वतों का निर्माण होता है। जैसे आपका हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, यह कहाँ हुआ? ये जब पेटियाँ इस तरह सरकती हैं, जैसे देखिए ऐसे आप अगर आप बुक लेंगे तो उसमें क्या होता है, अगर पेज को अगर आप दोनों सटाओगे दोनों तरफ से तो क्या होगा, ऐसे धीरे धीरे बीच में से उठने लगेगा। अगर आप ऐसे ऐसे प्लेटें, अगर पृथ्वी में प्लेटें जो होती हैं ऐसे ऐसे अगर आप सट के धीरे धीरे सट जाएगी आपस में। सटने के बाद क्या होगा, बल लगेगा, बल लगता रहेगा, ऐसे धीरे धीरे ऐसे करते करते क्या होगा, यहाँ पे उभार होने लगा। जब उभार होते होते ऐसे ऐसे पर्वत का निर्माण ये कर लेता है। इस प्रकार जो है पर्वत का निर्माण होता है। और ये एक दिन की क्रिया नहीं है, ये आपका लाखों वर्ष लगता है, लाखों वर्ष में आपका ये ऐसी जो पर्वत का निर्माण आपका होता है। ठीक। इसी प्रकार आपका हिमालय पर्वत का भी निर्माण हुआ है। ठीक। चलिए जब बहुत ज़्यादा पर्वत वगैरह, जब पठार वगैरह जब पढ़ाएंगे, जब सीटेट वगैरह वाली क्लास में, तब अच्छे से बताएंगे। ठीक। कि कौन सा नवीन पठार है, कौन सा नवीन पर्वत है, ये सब पठार पर्वत ये सब जो होते हैं ये सब आपके अच्छे से तब पढ़ाएंगे। ठीक। इसके बाद अब आगे देखते हैं वलन क्या होता है। वलन के बारे में देखते हैं। वलन क्या होता है? पृथ्वी के आंतरिक या अंदर क्षैतिज भू परिवर्तन के कारण शैलों में लहसुमा क्या होता है, लहरनुमा क्या होता है, लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं। जब लहरनुमा, जैसे ऐसे करके जब लहरनुमा जब मोड़ पड़ जाते हैं, इस मोड़ को वलन कहते हैं। इस उभार को अपनत व भीतरी भाग को अभिनत कहते हैं। जैसे देखिए इस प्रकार ऐसे उभार होता है ना, ऐसे ही, तो इस जो ऊपरी वाला जो भाग होता है इसे हम लोग कहते हैं अपनत। क्या कहते हैं? अपनति। लेकिन इस जो आंतरिक वाले भाग को कहते हैं हम लोग अभिनत। क्या कहते हैं? अभिनति। ठीक। ये आपका वलन आपका कहलाता है। ठीक। अब हम देख लेते हैं भ्रंश। भ्रंश क्या होता है? क्षैतिज भू परिवर्तन से उत्पन्न दबाव या तनाव के कारण शैलों के टूटकर अलग होने को भ्रंश कहते हैं। क्या? जब शैलें टूट जाती हैं तो उसे हम भ्रंश कहते हैं। ये आपके दो प्रकार की संरचनाएं बनाते हैं। ठीक। दो प्रकार, कौन कौन सी? एक आपका रिक्त वैली घाटी बनाती है, ये आपके ब्लॉक पर्वत बनाते हैं। और रिक्त घाटी में आपके दो प्रकार की घाटियाँ बनती हैं, भ्रंश घाटी, रैंप घाटी। तथा ब्लॉक पर्वत में दो प्रकार के भी पर्वत बनते हैं, एक भ्रंशोत पर्वत, एक आपके ह्रस्ट पर्वत। तो इन सबको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपका पूछा नहीं जाएगा। ठीक। तो हम उतना ही चीज़ें पढ़ेंगे जो आपका एग्जाम में आपका पूछा जाएगा। ठीक। चलिए अब देख लेते हैं आकस्मिक कारण। अब आपके आकस्मिक बल में जब देखेंगे तो आपका हो जाएगा ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी देखते हैं। सबसे पहले ज्वालामुखी क्या होता है, देखिए यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका आता है। ज्वालामुखी एक प्राकृतिक घटना है जो पृथ्वी के अंदर होती है। ठीक। इसके आंतरिक भाग से तप्त लावा जो है बाहर निकलता है। जब यह लावा बाहर निकलता है तो इसके साथ वाष्प, राख, धुआं आदि भी सब निकलता है। जिस मुख से निकलता है उसे विवर भी कहते हैं और यह शंक्वाकार पर्वत का निर्माण भी करता है। कैसे शंक्वाकार पर्वत का निर्माण करता है? देखिए
ये आपका है ज्वालामुखी। क्या है? ज्वालामुखी। अब यहाँ से उद्गार हुआ, यहाँ से निकला। अच्छा, इस मुंह को क्रेटर भी कहते हैं। ठीक, इस मुंह को जब ये बंद हो जाता है तो ये मुंह ऐसे खुला ही पड़ा रहता है, तो इस मुंह को क्रेटर भी कहते हैं। कभी कभी इसका आपने एक उदाहरण देखा होगा कि यह क्रेटर ऐसे ही खुला रहता है, इसमें जब पानी ये भर जाता है तो ये आपका एक झील का निर्माण कर लेते हैं। एक ऐसे झील भी है हमारे देश में, शायद कोई झील है, उसका नाम नहीं याद आ रहा है। महाराष्ट्र में शायद लोनार झील है ना, महाराष्ट्र में। एक बार आप लोग देख लीजिएगा, महाराष्ट्र में लोनार झील है, इसी का उदाहरण है ना, ज्वालामुखी से वो बना है। तो आपका इसे हम लोग क्रेटर कहते हैं। और यहाँ पे देखिए इस तरह लावा देखिए आ रहा है, लावा की ये देखिए कई परतें यहाँ पे जम गई है। और ये देखिए शंक्वाकार, इस प्रकार जो शंक्वाकार जो आकार बना लेती है, इसलिए हम इसे शंकु भी कहते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई? मुझे भी पता है कि आप लोगों को थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम थोड़ी सी स्पीड आपने बढ़ा दिए हैं, है ना। तो कोई बात नहीं, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आएगा, और नहीं पढ़ा होगा तो भाई आपको 2-3 बार आप वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और हम जल्दी से जल्दी सिलेबस को ख़त्म करना चाहते हैं, है ना। बाकी समझाने के लिए अगर हम ज्वालामुखी पढ़ाएंगे तो हम 1 घंटा हमें ज्वालामुखी पूरा पढ़ाने में लग जाएगा, है ना। पर्वत पठार पढ़ाएंगे हमें, उसमें 1 घंटा लग जाएगा, तो नहीं हो पाएगा ना इस प्रकार। चलिए देखते हैं, आप लोग मैनेज करिएगा। ज्वालामुखी के प्रकार देखिए, ज्वालामुखी आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आपका सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी। तो ऐसे पहले कंसेप्ट देख लीजिए। सक्रिय ज्वालामुखी आपका वे होता है कि जहाँ पे हमेशा उद्गार, हमेशा लावा हमेशा आता रहता है, वे आपका सक्रिय ज्वालामुखी आपका होता है। सुषुप्त ज्वालामुखी ऐसा होता है कि जहाँ पे सुत का, यानी कि बार बार, वैसे पहले एक बार कहीं पे भूकंप आया था, फिर बाद में भूकंप नहीं, ज्वालामुखी आने की संभावना है ना। तो इसके बाद अगला है आपका शांत। शांत का मतलब होता है कि कहीं आपका कभी आपका आया था जो है ज्वालामुखी, अब वहाँ पे शांत हो गया ज्वालामुखी, अब नहीं आता है, न आने की संभावना है, तो ये आपका शांत ज्वालामुखी कहलाता है। ठीक, ये आपका तीनों है। सबसे पहले देखते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। ऐसा ज्वालामुखी जिसके मुख या क्रेटर से लगातार लावा या धुआं, वाष्प आदि निकलता रहता है, सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। इसका उदाहरण आपका है स्ट्रोम्बोली। इससे हमेशा क्या करता है, ज्वालामुखी बराबर जो है निकलता रहता है, इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। पूछ लिएगा कि स्ट्रोम्बोली किस ज्वालामुखी का उदाहरण है, तो किस ज्वालामुखी का उदाहरण है? सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। ठीक, चलिए अब अगला हम देखते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी क्या होता है? ऐसे ज्वालामुखी जिसके मुख से या क्रेटर से पुनः लावा, गैस, वाष्प आदि निकल सकते हैं, अर्थात भविष्य में लावा उत्पन्न करने की संभावना है, उसे हम लोग सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। अब इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? विषुवत ज्वालामुखी, फ्यूजियामा ज्वालामुखी, ये सब जो हैं ये आपके सुषुप्त ज्वालामुखी के एग्जाम्पल हैं। ठीक, इसके बाद आपका हो जाता है शांत ज्वालामुखी। क्या हो जाएगा? शांत ज्वालामुखी। तो ऐसे ज्वालामुखी जिनका लावा तो निकल चुका है, या जिनमें एक बार लावा तो निकल चुका है, अब भविष्य में लावा निकलने या वाष्प निकलने की संभावना नहीं है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? शांत ज्वालामुखी कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपका किलिमंजारो। ठीक, चलिए अब आपका हो गया ज्वालामुखी का मानव जीवन पर प्रभाव। अब मानव जीवन पर प्रभाव क्या पड़ेगा? तो लावा निकलने से क्या, जो काली मिट्टी का निर्माण होता है, तो काली मिट्टी का निर्माण का हम लोग उपयोग कहाँ पे करते हैं? गन्ना बोने में। क्या बोने में? गन्ना का उत्पादन अच्छा होता है। इसके बाद कपास, क्या करते हैं? कपास की खेती करते हैं, है ना। इन सब की खेती में काली मिट्टी का बहुत ही योगदान होता है। इसकी जो है कपास की फसलें इसमें अच्छी उगती है। ठीक, इसके बाद आपका अगला है फसलों की अच्छी पैदावार के लिए, एकदम बिल्कुल सही बात है। इसके बाद अगला है ज्वालामुखी विस्फोट से बहुमूल्य खनिज पदार्थ भी निकलते हैं, जैसे सोना, चांदी, अभ्रक भी निकलते हैं, है ना, बाहर अंदर से। इसके बाद आपका अगला है, वैसे सोना चांदी आपके खानों से मिलते हैं और कभी कभी आपके ज्वालामुखी से भी, वहाँ से भी आपको मिल जाते हैं। ठीक, इसके बाद क्रेटर झील के निर्माण से पर्यटक घूमने आते हैं। क्या, अब मान लीजिए ज्वालामुखी आया तो वहाँ पे झील बन गया। ठीक, जब झील बन गया तो यहाँ पे पर्यटक घूमने आएंगे ना, तो इनका भी लाभ होता है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है ज्वालामुखी विस्फोट से
आग्नेय शैल का निर्माण होता है। क्या होता है? आग्नेय शैल का निर्माण होता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं भूकंप। क्या देखते हैं? भूकंप। ज्वालामुखी पढ़ लिए, अब भूकंप देख लेते हैं। भूकंप क्या होता है? पृथ्वी के अंदर होने वाली किसी भी हलचल के कारण जब धरातल की कोई भाग क्या होता है? कांप उठता है, यकायक या अकस्मात में जो कांप उठता है तो उसे भूकंप कहते हैं। तथा जिस पैमाने से इसे हम लोग मापते हैं उसे हम लोग सिस्मोग्राफ कहते हैं, जो भूकंपीय तरंगों को मापता है ना। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सी? पहले आपकी प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे और इसके बाद धरातलीय तरंगे। ठीक, अब हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्राथमिक तरंगे कौन सी होती हैं और कैसी होती हैं। प्राथमिक तरंगे में क्या होती हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक, आपका पेपर में आने की पूरा संभावना है। ये तरंगे बहुत तेज होती हैं। तेज का मतलब इनकी स्पीड क्या होती है? बहुत तेज होती हैं। कितनी होती है? इसे अनुदैर्घ्य तरंगे भी कहते हैं। ये तरंगे धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। ये विनाशकारी नहीं होती हैं लेकिन, ठीक, ये महत्वपूर्ण बात जानने वाली बात होती है कि ये इनकी देखिए स्पीड तो 5 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है? प्रति सेकंड में होती है, किलोमीटर प्रति सेकंड में। और जो होता है ये विनाशकारी नहीं होती हैं। ठीक, ये आपकी प्राथमिक तरंगे होती हैं। इसके बाद आपकी द्वितीयक तरंगे जो होती हैं, जिसे हम लोग सेकेंडरी वेव्स कहते हैं, ये तरंगे पी की तुलना में धीमी चलती हैं। इन्हें अनुप्रस्थ या गौड़ तरंगे के नाम से भी जानते हैं। ये तरंगे विनाशकारी भी होती हैं थोड़ा सा। किसकी अपेक्षा? पी की अपेक्षा। पी की तुलना में ज़्यादा स्पीड यानी कि इनकी जो स्पीड कम होती है। कितनी होती है? पी की तुलना में ज़्यादा, यानी कि कहने का मतलब जो 4.5 किलोमीटर है, यह जो है पी की तुलना में कम स्पीड होती है ना। लेकिन यह जो पी की तुलना में जो कम दिया है, यह विनाशकारी के रूप में हमें हमारी समझ से दिया गया। या तो पी की तुलना में ज़्यादा, यहाँ पे हमें लगता है गलती हो गई कुछ थोड़ा सा, या तो यहाँ पे शब्द छूट गया। तो इसको हम कर लेते हैं, पी की तुलना में यह कम स्पीड होती है ना। इसको काट लीजिए, ज़्यादा इसको काट लीजिए। पी की तुलना में इसकी स्पीड 4.5 होती है, या कम। इसकी स्पीड 4.5 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अब ये सही हो गया। ठीक, अब इसके बाद आपका अगला है तृतीयक तरंगे। तृतीयक तरंगे क्या होता है? ये तरंगे पृथ्वी के बाह्य धरातल को प्रभावित करते हैं। किसको प्रभावित करती हैं? बाह्य धरातल को प्रभावित करती हैं। इनकी गति सबसे कम होती है लेकिन सबसे विनाशकारी भी होती हैं। यही तरंग क्या होती हैं? सबसे विनाशकारी भी होती हैं। और इसकी स्पीड लगभग हमारे समझ से 1.5 से 2 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी। ठीक, सबसे कम इसकी स्पीड होती है। इसे लब तरंगे भी कहते हैं। क्या? इसे लब वेव्स भी कहते हैं। अब इसके बाद कुछ नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं और इसे कुछ सकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। जैसे विनाशकारी प्रभाव आपके होते हैं, जैसे जनधन की हानि होती है, घर आपका गिर जाएगा, आ जाएगा भूकंप, तो क्या हो जाएगा भाई? हानि होगा ना। इसके बाद भूस्खलन होता है, चट्टानें जो टूटने लगती हैं, धरातल में परिवर्तन होने लगते हैं। ठीक, ये सब हानियाँ, नकारात्मक प्रभाव है। ठीक, अब इसके पॉजिटिव प्रभाव क्या है? नवीन भू आकारों को, मतलब जो होता है कि आकारों को परिवर्तित करता है नया। जैसे ऊपर की भूमि जो होता है वह नीचे सारा कुछ अगर मान लीजिए पूरा अच्छे से हिल जाएगा, पूरा सब घर द्वार सब गिर जाएगा, अच्छे से पेड़ पौधे सब गिर जाएंगे, तो उसमें क्या उपजाऊ मिट्टी का भी निर्माण करते हैं, तब खनिज पदार्थ भी मतलब मिलते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे उपजाऊ मृदा भी इससे क्या होती है? प्राप्ति होती है। ये आपके सकारात्मक प्रभाव है। चलिए, अब अगला आपका टॉपिक है भूस्खलन। भूस्खलन क्या होता है? भू पृथ्वी पर धरातली हलचल जैसे पत्थर का खिसकना, गिरना या पथरीली मिट्टी का बहाव, खड़े ढाल वाले पदार्थों का अचानक खिसकना ही क्या कहलाता है? भूस्खलन कहलाता है। ठीक, तो ये आपका भूस्खलन समझ में आ गया। तो देखिए आज का ये वीडियो आपका लंबा गया, लेकिन आपका ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। क्या है?
इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इसको आप लोग एक बार और देख लीजिएगा अच्छे से। हम इसका पीडीएफ आपका टेलीग्राम पे भेज देंगे, ठीक। तो टेलीग्राम चैनल का नाम है आपका इनकार्नेशन क्लासेज, ठीक, इनकार्नेशन क्लासेज। यही जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है वही आपका चैनल का भी नाम है। अगर आपको चैनल ना मिल पाए तो वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका हम लिंक भी पिन कर दे रहे हैं, वहाँ से भी आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और भी तमाम इन्फॉर्मेशन अपडेट्स वगैरह मिलती रहती हैं, ठीक। तो अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और नए नए अपडेट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल हो, अगर आपके कुछ थोड़ा बहुत मदद किया हो, हमारे वीडियो से आपको मिली हो मदद, तो आप अन्य लोगों के पास भी शेयर करते रहिए। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए, पढ़िए अच्छे से, तैयारी करिए। मिलते हैं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।